हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर को ओवरव्यू दे रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दोबारा वहीं पॉइंट पे आके एंड होता है। तो इसमें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आएंगे, जैसे हमारा ब्लड आएगा, उसका हम कंपोजिशन देखेंगे। ब्लड इज़ नॉट आउट रेड, इसमें हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीड दे रखी है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले डाइजेस्ट सिस्टम, कि भाई जो चीज़ हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर प्रोटीन का कोई सब्स्टिट्यूट खाया है, ठीक है, लेकिन मसल्स तक कैसे पहुँचेगा वो? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, अब भाई हमने एयर को इनहेल तो कर लिया, ठीक है, और लंग्स में उसको स्टोर कर लिया, बट हमारे जो सेल्स हैं उन तक कैसे पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी एक्सीडेटरी सिस्टम, कि अगर जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं बॉडी की, उसे एक्सीड होना है, बाहर निकलना है, तो किसके थ्रू होता है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम की थ्रू बॉडी में रन करते हैं। ठीक है, so all such functions that need transport are performed by two circulating fluid, that is blood and lymph। तो हमारी बॉडी में एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने मंकी पॉक्स नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा। मंकी पॉक्स में क्या होते थे? मोटे मोटे दाने से होते थे बॉडी पे। तो वो दाने क्या थे? हमारी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, जहाँ से लिम्फ का सिक्रेशन होता है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो फ्लड इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में फ्लड कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देखते हैं। ब्लड होता है हमारी बॉडी में, जिसके बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं। टिश्यू फ्लड होता है, टिश्यू के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह और बाकी फ्लड्स होते हैं। लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में, और यहाँ पे इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? ये स्टेशनरी नहीं होता है, मतलब ये रन करता रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसका कलर होता है ब्राइट रेड या डार्क रेड। ब्राइट रेड कहाँ पे होता है? आर्टरीज में। ठीक है, हमारी तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। नंबर 1 इज़ आर्टरी, नंबर 2 इज़ वीन, एंड नंबर थर्ड इज कैपिलरी। आर्टरी में जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन कंबाइंड रहती है। और जो हमारी वीन होती है उसमें होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंड थर्ड इज कैपिलरी, ये हेल्प करता है एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। वॉल्यूम, एवरेज ह्यूमन में इसका वॉल्यूम जो होता है ब्लड का 5 to 6 लीटर होता है। टेस्ट इसका थोड़ा सॉल्टिश होता है। ठीक है, इसकी पीएच नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज 7.3 to 7.45। ठीक है, पीएच तो पता होगा ना, जो किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी को डिसाइड करता है। तो 7 मतलब न्यूट्रल होगी, 7 से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अल्कलाइन है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फंक्शन है इसके, ट्रांसपोर्ट करना और प्रोटेक्शन करना। अब वो कैसे? ट्रांसपोर्ट तो सिंपली अगर हम कोई खाना खा रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना ठीक जगह तक। ठीक है, मान लो अगर हम कहते हैं ना कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम कोई टैबलेट खाते हैं, टैबलेट तो स्टमक में गई है, तो सिर तक कैसे पहुँचेगी? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड। अब भाई आँख में हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमें कोई मेडिसिन खानी है, ड्रॉप से काम नहीं चल रहा है, मेडिसिन खानी है। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको पेस्ट बना के हम आँख पे लगा लेंगे, उसे खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खाएंगे तो वो ब्लड के थ्रू हमारी आई तक ट्रांसपोर्ट होती है। एंड सेकेंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपने सुना ही होगा, कोविड में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ ये नाम सुना ही होगा। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? जो भी फॉरेन एजेंट आते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करती हैं। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 1 इज डाइजेस्ट फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो अपने पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे फैट चाहिए माइंड को शार्प करने के लिए या माइंड के हेल्थ के लिए। ठीक है, फैट भी 2 टाइप के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। हेल्दी फैट बोल लो चाहो तो उन्हें। तो हेल्दी फैट अगर चाहिए तो उसे मुझे खाने ही पड़ेंगे, अब सिर में लगा के तो कुछ काम होगा नहीं उसे। तो खाने के लिए मैं क्या करूँगा? ब्लड जो होगा उसको उन फैट को, हेल्दी फैट को ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट कर देगा।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब भाई लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर तो कर लिया, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड में एक प्रोटीन होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होती है? ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, इसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेडिश होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो भी हमारे सेल्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उसको कहाँ तक पहुँचाना होता है? लंग्स तक, जिससे कि वो एक्सेल कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सीलेटरी मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट होता है जैसे स्वेट हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, हमारे स्टूल हो गया, तो इन सबको बॉडी से बाहर निकलवाने में ब्लड हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ब्लड के थ्रू होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है। तो ये हमने देख ली ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन ऑफ ब्लड। अब प्रोटेक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट, ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट। अब आपको खुरंट के बारे में सुना ही होगा कि जब भी हमें चोट लगती है तो खुरंट जमता है। तो खुरंट क्या है? एक्चुअली में क्लॉट है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, जब भी हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो हो रहा होता है बाहर की साइड, तो प्लेटलेट्स आके क्लॉट बनाती हैं। ठीक है। क्लॉट एक तरह से ब्लॉकेज का वर्क करता है, जिससे हमारा ब्लड बाहर बहता नहीं है, तो क्लॉट बनाती हैं। अगर मान लो किसी के चोट लग गई है और ब्लड क्लॉट नहीं बना रहा है, ऐसा होता है। ठीक है। जैसे डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट बनाना बंद कर देता है या वीक बनाता है क्लॉट काफ़ी, तो ब्लड उस कंडीशन में फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली। अब भाई एक्सेस अगर ब्लड लॉस हो गया बॉडी से तो डेथ के चांसेस होते हैं। एंगल्फिंग बैक्टीरिया, तो जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसको ये एंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है एक तरह से। एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए उनको ये हटाता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं मैंने बताया, जो वायरस वगैरह आ जाता है उससे फाइट करती हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको रीड करना। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब ब्लड बना किससे होता है? ब्लड के मेनली टू पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज प्लाज्मा एंड नंबर टू इज सेलुलर एलिमेंट। प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है। ठीक है। उस फ्लूइड के ऊपर या उस फ्लूइड के अंदर कह लो जो हमारे सेल्स हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। जैसे नाइन्थ में पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ऐसे ही ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर हमारे जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो फ्लोट करते हैं एक तरह से। तो इसका कंपोजिशन ध्यान रखना, 50 to 60% हमारा प्लाज्मा होता है एंड जो सेल्स हैं हमारे 40 to 45% होते हैं। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा का भी कंपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? 90 to 92%। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 7 to 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे सोडियम, आयोडीन, ये सब कितने हो गए? 1%। अदर सब्सटेंस वो होते हैं हमारे ट्रेसेस, वो मतलब जितना बचा रह गया वो बाकी अदर सब्सटेंस है। ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मेनली इंक्लूड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड तो हम ले लेते हैं मेनली सॉल्ट से, ठीक है ना। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जब सोडियम हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। अमंग अदर सब्सटेंस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, फाइब्रोजन, हार्मोन्स एंड यूरिया। प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, टू बी नोटेड, कि अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रोजन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो उस जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? सीरम। एग्जाम में, एमसीक्यू में, एफआईबी में पूछ लेते हैं। अब आते हैं हमारे सेलुलर एलिमेंट कि उसमें सेल कौन कौन से होते हैं। तो देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है। आरबीसी को हम बोलते हैं एराइथ्रोसाइट या इथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं लिकोसाइट्स। प्लेटलेट्स होती हैं हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो आरबीसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी जो होते हैं दिस अ मिनट बाई कॉनकेव डिसलाइक। ठीक है। ये कॉनकेव होते हैं, कॉनकेव इन द सेंस सी की शेप में होंगे, लाइक दिस और दिस, और दोनों तरफ से ही बाई कॉनकेव होंगे। आगे अभी इसका आएगा स्ट्रक्चर। अगर हम दो बाई कॉनकेव को मिला देंगे तो हमें एक ही सेल मिल जाएगा ऐसे। ठीक है। इनका साइज़ वगैरह देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साइज़ का, बट आरबीसी का कंपोजिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ध्यान रखना, ये वर्ड एग्जाम में बार बार आएगा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी हैव अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, विच कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय एन आयरन कंटेनिंग पार्ट हैमिन एंड प्रोटीन का होता है ग्लोबिन। ठीक है, ये दो चीज़ से बना है, आयरन एंड प्रोटीन दोनों से। हैमिन आ गया आयरन से और प्रोटीन आ गया हमारा ग्लोबिन, तो ये बन जाता है हीमोग्लोबिन। जब इसमें हम ऑक्सीजन कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब इसमें हम CO2 कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे अभी आएगा देखो। ठीक है, ये उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये एकदम कंबाइन हो सकता है, फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब स्टेबल कंपाउंड अभी हमने देखा ब्लड की प्रॉपर्टी में, ब्लड क्या होता है हमारा, स्टेशनरी होता है। लेकिन अगर ब्लड स्टेबल हो गया, एक जगह रुकने लगा, तो वो क्लॉट बनाने लगेगा और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टॉप कर देगा। दिस कट डाउन द कैपेसिटी ऑफ ब्लड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। इससे जो ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो कट हो जाती है, इससे कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जो कहते हैं ना कि भाई पटाखों का धुआं वगैरह हमें स्मेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस धुएं में हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाती है, हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कभी कभी कहते हैं कि जो हीटर होते हैं कोयले वाले, कोल वाले, उसको रूम में लगा के सोना नहीं चाहिए, रूम बंद करके। क्यों, क्योंकि उसमें से भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और जो ब्लड के साथ मिलकर बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग नियर बर्निंग फर्नेस, वही जो मैंने बताया, अंगीठी बोलते हैं आई थिंक उसे, अंगीठी होती है कोयले वाली। अब ये लाइफ एंड डेथ पढ़ना कि ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो आरबीसी प्रोड्यूस होता है हमारे मैरो ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये हमारी लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन का जो अंदर का साइड है ये, यहाँ पे हमारे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट्स पढ़ लेना, वैसे इतने टफ पॉइंट नहीं है। इन एन एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, लीवर होता है, स्प्लीन होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लाई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लाई नहीं होता है। न्यूक्लाई मतलब एनर्जी का सोर्स एक तरह से कह सकते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ एन आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। 120 डेज अराउंड हम कह सकते हैं 4 मंथ। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि भाई 4 मंथ या 5 मंथ के बाद हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डाई होने वाले हैं। इससे अच्छा हो कि हम इसे डोनेट कर दें, बाकी की लाइफ सेव कर सकते हैं। द ओल्ड एंड वीक आरबीसी आर डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में जो हमारे ओल्ड या वीक आरबीसी होते हैं वो अपने आप डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के मेनली फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इसके टाइप्स हैं। टाइप्स इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ सकते हैं इस टेबल में दे रखे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, तो उसको बस जनरली एक बार पढ़ लेना, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Phagocytosis is the process in which most WBC, in particular the neutrophils, engulf particle like solid substance, especially bacteria। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी आता है डिफाइन। फाइगोसाइटोसिस, तो फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, इस एक प्रोसेस है जिसमें जो WBC हैं बैक्टीरिया को एंगल्फ कर जाते हैं, जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन अकर ड्यू टू रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी टू लोकलाइज इन्वेजन ऑफ जर्म। ठीक है, जब भी हमारे टिश्यू में इंजरी होती है तो वहाँ पे स्वेलिंग सी आ जाती है, देखा ही होगा। ठीक है, सूजन सी होती है, रेडनेस सी हो जाती है, या कोई जर्म्स जब अटैक करते हैं या मच्छर वगैरह काट जाए तो हमारे इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत खुजली होती है। वो किस वजह से होती है, WBC के रिएक्शन की वजह से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, WBC जो करती हैं एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करती हैं। अब लास्ट में हमारा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के नंबर ध्यान रखना, इट इज़ अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर
मतलब एक ड्रॉप लेंगे 1 ml की, तो उसमें हमारे 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स फाउंड होंगे। ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।